वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, किस प्रकार दिया और इस कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कोशिका सिद्धांत भी कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। पहले थे हमारे एमजे स्लीडेन और दूसरे थे थ्रेडियर स्वान। तो आइए हम इस विषय में गहन अध्ययन करते हैं। सन 1838 में जर्मन वैज्ञानिक एमजे स्लीडेन ने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया तथा उन्होंने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं में बाहरी सीमा रेखा के रूप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जिसे हम सेल वॉल के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार सन 1838 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थ्रेडियर स्वान ने विभिन्न प्रकार के जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि पौधों की कोशिकाओं में जिस तरह सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है और इस कोशिका भित्ति का अभाव जंतु की कोशिकाओं में होता है। इन दोनों का अध्ययन एक ही समय का था तथा दोनों के कोशिकीय अध्ययन के अनुसार दोनों प्रकार के जीवों की कोशिकाएं संरचनात्मक रूप से अत्यधिक समानता प्रदर्शित करती हैं। सन 1839 में दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, अर्थात कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा कथन, ये कोशिकाएं पूर्ववर्ती यानी कि जो कोशिका हमारे शरीर में पहले से ही बनी हुई हैं उन कोशिकाओं से बनती है, उन कोशिकाओं के विभाजन द्वारा बनती है तथा बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं, समस्त जैविक क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के परिणाम स्वरूप होती हैं। कोशिका सिद्धांत के दूसरे नियम का प्रायोगिक प्रमाण यानी कि प्रैक्टिकली प्रूफ स्लीडेन एवं स्वान उपलब्ध नहीं करा पाए, क्योंकि स्लीडेन का मानना यह था कि कोशिका के अंदर कोशिका बनती है, जिसे वान माल तथा नेगली ने गलत करार दिया। स्वान का मानना यह था कि कोशिका है वह क्रिस्टल फॉर्मेशन की तरह अपने आप स्वतः रूप से उत्पादित हो जाती है। इसे गलत मानते हुए इस संदर्भ में रुडॉल्फ विर्चो ने कोशिकाएं पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से बनती है अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि एकदम सटीक साबित हुआ। वैज्ञानिकों के एक विशिष्ट समूह, एक विशिष्ट वर्ग ने इस कोशिका सिद्धांत को आधुनिक स्वरूप देते हुए कुछ आधुनिक अवधारणा के रूप में इस प्रकार इसे प्रस्तुत किया। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद के बने होते हैं। बनने वाली नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये कोशिकाएं जीवन की क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई होती है। किसी जीव में संपन्न होने वाली सभी कार्य उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के कारण होते हैं। कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, डीएनए उपस्थित होता है और यह आनुवंशिक गुणों के वाहक भी होते हैं। एक कोशिका अपने चारों ओर पाए जाने वाली कोशिका से स्वतंत्र होती है। कोशिका अपने अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। कोशिकीय संरचना एवं कार्यों का नियंत्रण डीएनए द्वारा रखा जाता है। हमने देख लिया कि कोशिका सिद्धांत किस प्रकार दिया गया, इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई और किस प्रकार इन सभी कठिनाइयों के बावजूद हमें एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत की प्राप्ति हुई। आगे हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद। सबसे पहले पर है विषाणु। विषाणु कोशिका सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, क्योंकि ये केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। इसमें कोशिकीय रचना तथा कोशिकांगों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। दूसरे नंबर पर है बैक्टीरिया और निर्हरित शैवाल। ये प्रोकैरियोटिक जीव में सुसंगठित केंद्रीय भित्ति, जिसे हम न्यूक्लियर वाल कहते हैं, इसका अभाव होता है।
तीसरे नंबर पर है वाउचेरिया नामक एक शैवाल। यह एक शैवाल है, इसमें भी केंद्रक की सुसंगठित व्यवस्था न होने के कारण इसे भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद में रखा गया है। इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत का महत्व। विभिन्न जीवधारियों की कोशिका में संरचनात्मक रूप से बहुत सारी समानता पाई जाती है। सभी कोशिकाएं एक समान अपचयी क्रियाएं करती हैं। जीवन का उदय केवल कोशिका के रूप में हुआ है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लाइफ यानी कि जीवन कोशिका द्वारा पहुंचती है। जीवन के विकास क्रम से हमें यह पता चलता है कि सभी जीवों का विकास एक प्रारंभिक आदि कोशिका यानी कि प्रिमिटिव सेल से हुआ है। हमने सेल के बारे में बहुत कुछ जान लिया, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, ऐसे भी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अपने आप स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती रहती हैं। तो आइए इस कोशिका के बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। श्वसन तथा उसके द्वारा ऊर्जा स्रोत उत्पादन, ऊर्जा स्थानांतरण, भोजन ग्रहण, पदार्थ का संश्लेषण तथा संश्लेषित पदार्थ का विघटन जैसी समस्त उपापचयी क्रियाएं, उत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से अपने आप होती रहती हैं। कोशिकीय जीव में ये सभी कार्य क्रियाएं अपनी एकमात्र कोशिका द्वारा संपादित करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय छोटे बड़े जीवों में असंख्य कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करने के लिए होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग समूह में विशिष्ट रूप से कोशिकाएं रूपांतरित भी होती हैं तथा अपने अपने कार्य के लिए यह निर्धारित रहती हैं। इस प्रकार की स्थिति में कुछ कोशिकाएं संवेदनाओं का आदान प्रदान, कुछ संवहन, कुछ प्रजनन, कुछ पोषण, तो कुछ कोशिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती हैं। इतना ही नहीं, बहुकोशिकीय जीवों में कुछ कोशिकाएं मृत होने के पश्चात भी कार्य को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं। जैसे पादपों में जाइलम के रेशे, वाहिकाएं तथा वहनिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को संपन्न करने वाली समस्त क्रियाशील कोशिका एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। कोशिकाओं में उसी जीव को उत्पन्न करने की क्षमता सन्निहित होती है तथा उत्तक संवर्धन की तकनीक द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में भी इससे संपूर्ण जीव को विकसित किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं इन कोशिकाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सामान्यतः कोशिका 0.25 म्यू से 90 सेंटीमीटर माप में अपना रेंज प्रदर्शित करती हैं। जंतुओं में तंत्रिका अभी तक की ज्ञात सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। शुतुरमुर्गकांडा अब तक की सबसे ज्ञात बड़ी कोशिकाओं वाला है। इसका व्यास 175 मिलीमीटर होता है। एसिटाबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। माइक्रोप्लाज्मा होमिनिस को सबसे छोटा जीव एवं कोशिका माना जाता है, जिसका माप 0.25 म्यू होता है। कुछ लेखक माइक्रोप्लाज्मा ग्लेसिलेटम को मानते हैं, इसका व्यास 0.1 म्यू होता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिए। तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।